अच्छा जी, so we are continuing this paper, February March 2022 and question paper 2. ठीक है, alright, ये year है. We have done first 3 questions. Today we'll do the remaining 4 questions. Okay. Question number 4. बहुत ही repeated सवाल है. State the principle of superposition. ये सवाल वो भी पूछा जा सकता है या इंटरफेरेंस के बारे में भी पूछा जा सकता है. दोनों का एक ही आंसर होता है. वो क्या आंसर है? वो है कि when two waves overlap या when two waves meet, तो क्या होता है? उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? दोनों वेव्स का सम होता है. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये फ्री के मार्क्स हैं, इसे रटने हैं आपको. काफी सारी डेफिनेशन से रट लें फ्री के मार्क्स. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये आपको नोट्स में आपके मिल जाएगा कंफर्म. The resultant displacement is the sum of individual displacements. अच्छा, so first definition is done. रोट लर्निंग वाला चक्कर है पहली डेफिनेशन का. ओके, पार्ट बी पे आ जाता है. देखिए, इफ यू रिमेम्बर, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो स्टेशनरी वेव का था. लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता हूँ कि यार देखें, जब भी कोई क्वेश्चन वेव्स का हो, यू विल नॉट हैव टू अज्यूम कि ये स्टेशनरी वेव है अनलेस लिखा हुआ ना हो. इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ स्टेशनरी वेव. ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है तो अब हम मानेंगे कि हाँ ये स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव का क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. देखिए, इसमें सबसे पहले जो माइक्रोवेव रिसीवर है, ये भी यहाँ रखा हुआ है. ये हम लोग नॉर्मली यहाँ रखते थे और फिर यहाँ से पीछे की तरफ मूव करवाते हैं और देखते हैं पहली दफा लाउडर साउंड कब आई है और अगली दफा लाउडर साउंड कब आई. वी ऑल नो, जब लाउड साउंड आती है वो कौन सा पॉइंट होता है? वो एंटी नोड होता है. और जो क्वाइटर साउंड होती है वहां पे कौन सा पॉइंट होता है? वो नोड होता है. अच्छा, ये कौन सा केस है? देखिए, ये माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है, ये रिफ्लेक्टर है. रिफ्लेक्टर है मतलब ये क्लोज्ड एंड है. और जहाँ पे ये माइक्रोवेव रिसीवर है, ये ओपन एंड होता है. ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए. एक दो बात है. तो ये स्टेशनरी वेव का कौन सा केस है? ये वो वाला केस है जिसमें हम वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज. अगर आप लोगों को याद हो तो ये इस तरह की ट्यूब है सपोज, जिसमें ये वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज. तो मैं यहाँ पे ये एंड को देखें, ये क्लोज्ड एंड है. तो जो क्लोज्ड एंड होता है, यहाँ पे हमेशा क्लोज्ड एंड पे हमेशा क्या बनता है? नोड बनता है, हम सबको पता है. और ओपन एंड पे हमेशा क्या बनता है? एंटी नोड. और इसकी जो पहली स्टेशनरी वेव होती है वो कुछ इस तरह की होती है. सही है. और जो अगली स्टेशनरी वेव होगी उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? ये एंटी नोड और ये नोड के दरमियान एक एंटी नोड और एक नोड इक्वली डिस्प्लेस्ड अवे होंगे, इक्वली डिस्टेंस अपार्ट. इसके दरमियान अगर हम देखें कि वेव कैसे बनती है, तो उसकी जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह की लगती थी, फिर रिमेम्बर. ठीक है, ये एंटी नोड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. ठीक है, ये इस तरह की पिक्चर्स बनती है. अब हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली माइक्रोवेव का जो ये रिसीवर है उसको पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं. ये अभी यहाँ पर रखा हुआ है, लेट्स से पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं. तो ये रिसीवर क्या नोटिस करेगा? पहले लाउडर साउंड आएगी, इसके पास इंटेंसिटी जहाँ ज्यादा है, तो पीछे लेके जाएंगे वहां लाउडनेस मिनिमम होगी, इंटेंसिटी मिनिमम. और पीछे लेके जाएंगे फिर मैक्सिमम. और हम लोगों को पता है फ्रॉम वन एंटी नोड टू द नेक्स्ट नोड द डिस्टेंस इज हाउ मच? 1/4 लैम्डा. दिस इज ऑल व्हाट वी नो ऑलरेडी. From one antinode to the next node, the distance is 1/4 lambda. That means एक नोड से अगले नोड तक का डिस्टेंस हाफ लैम्डा डिस्टेंस. ठीक है, ये सारी बातें थोड़ी सी रीकैप थी स्टेशनरी वेव की. स्टेशनरी वेव में जब एक एंड ओपन एक एंड क्लोज होता है, तो क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनता है ओ, और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होता है. और क्वाइटर साउंड का मतलब है नोड, लाउडर साउंड का मतलब है एंटी नोड. ठीक है, distance between a node and the next antinode is 1/4 lambda, and node and the next node is half lambda. Okay, now let's get back to the question. This was a little overview of what we studied. अगर नहीं पता तो फिर हमें थोड़ा सा वेव्स पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, and then but hopefully ये question के दौरान कुछ समझ में आ जाए. Okay,
सो क्या कह रहा है, माइक्रोवेव हैज अ वेवलेंथ, ये हमें लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, लैम्डा इज गिवन और ऐसा यूनिट्स में दिया हुआ है। स्टेशनरी वेव इज फॉर्म बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द प्लेट, ये प्लेट है और ये ट्रांसमीटर है, इनके दरमियान स्टेशनरी वेव बन रही है। ओके, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट, मेटल प्लेट क्या कर रहा है, तो हम लिख लेंगे इट एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टर, इसे रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टर ऑफ माइक्रोवेव, इसका सिर्फ ये काम है कि वेव्स को रिफ्लेक्ट करना है बस। ओके, पार्ट 2, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज ऑफ माइक्रोफोन, फ्री के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, बच्चों वाला फॉर्मूला यूज होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वो फॉर्मूला है जो आपने ग्रेड 10th में पढ़ लिया था वेव्स के चैप्टर में, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। स्पीड ऑफ माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी स्पीड एयर में कितनी होती है, वी शुड मेमोराइज दैट, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकंड। अगेन दिस इज समथिंग वी डिड इन ओ लेवल। एंड फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, लैम्डा हमें दिया हुआ है 0.04 लैम्डा, ठीक है। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। ओके जी, ठीक है जी, सो दिस इज सिंपल फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज, 3 एक्सपोनेंट 8 over 4 or 0.04 and we'll get the answer of frequency, but we have to write the answer in gigahertz. I think already exponent 9 में आंसर आ रहा होगा, देखिए गीगा इज अ प्रीफिक्स और जिसकी पावर होती है 10 की पावर 9, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 7.5, अगर आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 7.5 एक्सपोनेंट 9 हर्ट्ज, 10 to the power 9 का मतलब होता है गीगा, ऑलराइट, तो इसका आंसर हो गया 7.5। इज दिस क्लियर? क्या ये 2 पार्ट सही है, समझ आए? जी सर। ओके, अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज ये गीगाहर्ट्ज, ये एक्सपोनेंट 9 नहीं आता, लेट्स सपोज आंसर आता 7.5 into 10 to the power 6 हर्ट्ज। अब इसको गीगाहर्ट्ज में पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें 10 की पावर 9 लेकर आना है जबरदस्ती, क्योंकि जब तक 9 नहीं होगा मैं गीगा में रिप्लेस नहीं कर सकता, तो 3 पॉजिटिव पावर में ऐड करना है, सही ना, मुझे +3 करना है किसी तरीके से, तो डेसिमल प्लेस को 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो राइट पे या तो लेफ्ट पे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ओ लेवल मैथ्स में आपने पढ़ा है, इफ यू शिफ्ट द डेसिमल टू द राइट, राइट इज नेगेटिव, एंड इफ यू शिफ्ट द डेसिमल टू द लेफ्ट, लेफ्ट इज पॉजिटिव, यानी कि अगर आप डेसिमल को लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव कर सकते हैं पावर। सो अगर लेट्स से ये 7.5 एक्सपोनेंट 6 होता तो मैं 3 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट पे लेके जाता, तो 1 2, तो मेरा आंसर होता 0.0075 10 to the power 9 हर्ट्ज। क्या ये बात समझ में आई है? अभी तो ये आसान सा क्वेश्चन था, मसला नहीं आया, लेकिन फिर भी फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए कि ये भी आ सकता था, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का बेसिक रूल है कि लेफ्ट इज पॉजिटिव एंड राइट इज नेगेटिव, इफ यू टेक द डेसिमल टू द लेफ्ट तो पावर में पॉजिटिव करना पड़ता है। आई होप ये एक्स्ट्रा बात जो मैंने बताई है ये भी समझ आ गई होगी। तो फिर आंसर इसका होता है 0.0075 गीगाहर्ट्ज। ओके, अभी जरूरत नहीं पेश आई। ओके, नाउ द रियल क्वेश्चन देखें, इस फजूल से क्वेश्चन के 3 मार्क्स, इसका 1 मार्क, तो 4 मार्क बगैर कोई दिमाग चलाए, और ये 2 मार्क 6, ये तो रट्टा था। तो 6 मार्क्स वेव्स के क्वेश्चन में बगैर कोई मुश्किल सवाल आए आगे। अक्सर बच्चे तस्वीर देख के ही डर जाएंगे, लेकिन नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, पिक्चर देख के ना डरें, कोई ना कोई इजी पार्ट भी होएगा। ओके, इसका सिर्फ मैं, मेरे ख्याल से ये आखिरी पार्ट थोड़ा सा सोचने वाला है, हालांकि ये भी कॉमन सेंस है, तो कोई बाकी पार्ट मुश्किल नहीं। ओके, पार्ट 3, पार्ट 3 में कह रहा है माइक्रोवेव रिसीवर इज इनिशियली प्लेस्ड एट एक्स। ओके, वेयर इज एक्स, लेट्स सी दैट। ओके, कह रहा है इनिशियली माइक्रोवेव यहीं पे रखा था। नॉर्मली पता है क्या करते हैं हम, नॉर्मली माइक्रोवेव रिसीवर बिल्कुल प्लेट के साथ चिपका के रखते हैं, और ऑब्वियसली वहाँ क्वाइटर साउंड क्यों मिलती है, बिकॉज ये नोड है, नोड पे क्वाइटर साउंड होती है, और फिर हम रिसीवर को पीछे लेके जाते हैं, फिर जहाँ पे हमें लाउडर साउंड मिलती है हम समझ जाते हैं यहाँ पे एंटी नोड है, और ये डिस्टेंस 1/4 लैम्डा है, और लेंथ पता होती है हमें, तो हम लैम्डा निकाल लेते हैं, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह, ये सब फजूल हरकतें हैं। बट फॉर नाउ उसने खुद बोला है कि शुरू ही एक्सपेरिमेंट
के शुरू में ही रिसीवर एक्स पे ही मौजूद था, ठीक है, इतना दूर था, और इसको आवाज कैसी आ रही थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की आ रही थी यानी कि एंटी नोड था, या मिनिमम इंटेंसिटी की आ रही थी यानी कि नोड था, ये हमें खुद बताएगा। तो सुने, इस पॉइंट एक्स पे इट डिटेक्ट्स एन इंटेंसिटी मिनिमम, मतलब कि ये बताए मुझे नोड होगा या एंटी नोड होगा। मिनिमम इंटेंसिटी मतलब क्वाइटर साउंड, वैसे यहाँ तो साउंड है नहीं, माइक्रोवेव्स है, लेकिन एक ही बात है, साउंड होता तो मिनिमम इंटेंसिटी को क्वाइटर साउंड बोलते, ठीक है। तो मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब है ये नोड है, मतलब ये कि इस वक्त पॉइंट एक्स पे नोड बना हुआ है, नोड, ठीक है जी। यहाँ पे भी वैसे नोड होता है क्लोज एंड पे। चलो आगे आ जाता है। The receiver is then slowly moved away from X directly towards the plate। कह रहे हैं अब मैं इस रिसीवर को राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ टूवर्ड्स द प्लेट। तो ऑब्वियसली अगर ये नोड है, ये नोड है, बीच में कहीं एंटी नोड होगा, हो सकता है एक हो या एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो अब हम बेसिकली मिनिमम इंटेंसिटी से मैक्सिमम इंटेंसिटी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, determine the shortest distance from x of the receiver when it detects another minimum। कह रहा है एक और मिनिमम कब आएगा, यानी कि एक नोड से अगले नोड का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। हो सकता है बीच में बहुत सारे एंटी नोड, हमें तो नहीं पता कौन सी स्टेशनरी है, ये भी हो सकता है। ये मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। कह रहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ जब उसको एक और मिनिमम मिलेगा। बेसिकली इस नोड से द वेरी नेक्स्ट नोड के बारे का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये एल पूछ रहे हैं लोग, ये क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको, क्या पूछ रहे हैं? फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? समझने में सवाल समझ में आया है कि नहीं? जी सवाल सर। का समझ आया? ओके, अब आ जाते हैं इसकी सोल्यूशन। तो देखिए वी नो ऑलरेडी नाउ, बिल्कुल बच्चों वाला काम है, हमें पता है कि एक नोड से अगले नोड का डिस्टेंस कितना होता है, हाफ वेवलेंथ होता है कि नहीं होता? ये तो पता होना बेसिक रूल है स्टेशनरी वेव में, कि एक नोड से अगला नोड, इसी तरह एक एंटी नोड से अगला एंटी नोड हाफ वेवलेंथ होता है, और एक नोड से अगला एंटी नोड यानी कि ये 1/4 लैम्डा होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा, इसका मतलब एक मिनिमम से अगले मिनिमम का डिस्टेंस के लिए L इक्वल टू हाफ लैम्डा। लैम्डा हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 0.04, ये ले भाई आंसर आ गया 0.02। दैट्स इट, बच्चों वाला सवाल। तो ये तो एक मार्क मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ एक मार्क रह गया जिसके लिए ये क्वेश्चन, बाकी सब इजी सवाल थे। ओके ओके, लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा पार्ट। वो कह रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमा का मतलब क्या होता है भाई, एंटी नोड, सही कह रहा हूँ कि नहीं, जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो। कह रहे बताओ रास्ते में कितने एंटी नोड आएंगे, रिसीवर कितने एंटी नोड डिटेक्ट करेगा एज इट मूव्स फ्रॉम एक्स टू द पोजीशन दैट इज 9.1 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम एक्स। पहले तो आप लोग जरा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करें, मैं जब तक यहाँ एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ। रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर 1 मार्क। बहुत ही बेकार सॉफ्टवेयर। ओके, चलें, ये मैंने वो ट्यूब बना लिया है, और इसके बीच में यहाँ पे वो पॉइंट एक्स है, लेट्स से ये वो पॉइंट एक्स है, या नहीं यहाँ पे लेट्स से ये पॉइंट एक्स है, ठीक है, और यहाँ वो माइक्रोवेव एमिटर है, ये वो पॉइंट एक्स है। यहाँ से हम जा रहे हैं टू दी राइट साइड, ठीक है, हम यहाँ से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, कितना मूव करना है हमें, 9.1 सेंटीमीटर। हमें देखना है रास्ते में कितने एंटी नोड आएंगे, ये हमें देखना है कितने मैक्सिमा आएंगे रास्ते में, ठीक है, 9.1 सेंटीमीटर। तो जरा पहले ये पता लगा लें कि ये तो हमें पता है इस वक्त यहाँ पे नोड है, फिर आएगा एक जगह जहाँ एंटी नोड होगा, फिर नोड होगा, फिर एंटी नोड होगा, फिर नोड होगा, फिर एंटी नोड होगा, फिर नोड होगा, फिर एंटी नोड। सही, इस तरह के काफी सारे होंगे। तो हमें देखना है कितने एंटी नोड्स आ रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर 9.1 सेंटीमीटर हमने ट्रैवल करना है, 9.1 सेंटीमीटर। तो पहले तो मुझे जरा ये बता दें
कि एक नोड और अगले नोड का डिस्टेंस 0.02 मीटर, इसको अगर मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, यानी कि 2 सेंट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, सही कह रहा हूं। हर 2 सेंटीमीटर के फासले पे एक नोड और अगला नोड, यानी कि हर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और लेट्स सपोज मैं एक और आगे ड्रॉ कर लेता हूँ। सर 6 के बाद 7 आता है। ओहो, मुझे भी मेरा स्कूल थोड़ा सा अजीब सा था, उन्होंने 6 के बाद 7 पढ़ाया नहीं। 7, you are right, very intelligent, and then 9 and then 10, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे ये नोड हो गया, ये एंटी नोड और ये नोड, ठीक है। अब मैं कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा हूँ भाई, मैं x से मूव कर रहा हूँ 9.1 सेंटीमीटर, यानी कि मैं ये 9 पे एंटी नोड है, मैं यहाँ तक मूव कर रहा हूँ, उसको मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस इज 9.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप गिन के बताएं रास्ते में कितने एंटी नोड आ रहे हैं, गिन लें, बस खत्म हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। कितने एंटी नोड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 आंसर, दैट्स इट। इसका कोई फिजिक्स से ताल्लुक, सिर्फ इतना ताल्लुक था फिजिक्स से कि आपने यहाँ पे जाके देखा कि यार एक एंटी नोड अगले एंटी नोड का डिस्टेंस इतने मीटर्स है, यानी कि सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 2 सेंटीमीटर्स है, ये एक एंटी नोड से अगले एंटी नोड का डिस्टेंस था। तो आप समझ गए कि यार अगर सर लेकिन इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं लग सकता? बेटा फॉर्मूले कैसे करोगे, फॉर्मूले सर कौन से? अगर हम लेंथ वाले फॉर्मूला से नहीं, हाँ लेकिन उसमें नंबर नहीं पता चलेगा फिर भी। नंबर नहीं पता चलेगा ना, और इसमें बहुत एरर के चांसेस होते हैं कि यार अगर आप लेट्स से कोई मैथमेटिकली करना भी या डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कर सकते थे बाय द वे, लेकिन उसमें फिर एरर के चांसेस होते हैं। इससे बेहतर है कि भाई आप इस तरह मैनुअली करें, समझ के करें, ठीक है। तो मैंने एक बड़ी सी ट्यूब बना ली और मैंने कहा 9.1 सेंटीमीटर मुझे ट्रैवल करना है, और हर 1 सेंटीमीटर के ऊपर एंटी नोड, यानी पहले 1 सेंटीमीटर पे एंटी नोड आएगा, फिर 3 सेंटीमीटर बाद एंटी नोड आएगा, फिर 5 के बाद, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और ये पता होना चाहिए इस वक्त x के ऊपर नोड है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप नोड से स्टार्ट करें, ठीक है। गॉट दिस क्वेश्चन? लक्ष्मी, इबाद, आपको समझ में आ गया दोनों को? जी सर। जी सर। Good. This was question 7, see, and now so that was question 4. So question 5 पे आ रहा है। Question 5 एक दफा पढ़ लें आप लोग, I want you to read it quickly, लेकिन पढ़िए। ओके, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? क्या नाम है टॉपिक? जब सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन हो, क्या बोलते हैं भैया किसी? दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। रिमेंबर डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन, the change in observed frequency due to relative motion between source and observer। अगर आप यहाँ नोटिस करें, या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या सोर्स मूव कर रहा हो, कोई भी एक। तो अगर आप यहाँ नोटिस करें, यहाँ पे सोर्स मूव कर रही है कि नहीं? सोर्स देखें, पहले आगे आ रही है ऑब्जर्वर के पास, और फिर पीछे जा रही है ऑब्जर्वर से दूर। तो जब सोर्स आगे आ रही होगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा फील होगी इसको, सोर्स की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फील होगी, और जब सोर्स पीछे जा रही होगी तो उसको फील होगा कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम है, हालांकि सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? इफ रिमेंबर मैं इसमें मॉन्स्टर की एग्जांपल दी थी, मॉन्स्टर इज following you and you are on a truck, let's say a monster is standing and you are on a truck throwing balls at him, throwing stones at him।
अब अगर ट्रक भी मॉन्स्टर की तरफ जाएगा तो उसको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा बॉल्स फेंक रहे हैं, बहुत ज्यादा पत्थर फेंक रहे हैं एक सेकंड, आपकी उसको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा फील, ठीक है। या मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से जब सोर्स आगे आ रही है तो ये पहली साउंड वेव इस तरह थी, और क्योंकि सोर्स खुद आगे आ रही है तो जो अब अगली साउंड वेव्स होंगी वो उसके दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा, बिकॉज द सोर्स इज इटसेल्फ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑलराइट, एनीवेज इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है, FO इज इक्वल टू FS V ओवर V प्लस माइनस VS, ये दिया हुआ होता है क्वेश्चन पेपर में। लेकिन चैलेंज ये होता है कि आप प्लस वाला यूज करेंगे या माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई एक यूज करना होता है। तो उसके लिए मैंने आपको एक की पॉइंट बताया, और वो क्या की पॉइंट है? की पॉइंट है अप्रोच इज नेगेटिव। ये याद रखने के लिए बताया प्योरली, अप्रोच इज नेगेटिव। कहते ना यार, योर अप्रोच इज वेरी नेगेटिव। सो इसका मतलब ये, इफ द सोर्स इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, the source is approaching the observer, the formula should be used with a negative sign here in the denominator. And if the source is not approaching, rather going away from the observer, then we will use a sign of positive in the denominator. ठीक है। अब क्वेश्चन में तो हमें ये नहीं बताया कि हमें करीब आते वक्त की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दूर जाते वक्त, हमें बस ये बोला मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये एक दफा प्लस करके फ्रीक्वेंसी का आंसर देख लें क्या आ रहा है, एक दफा माइनस करके देख लें आंसर क्या आ रहा है, जो मिनिमम हो वो लिख लें। लेकिन ऑब्वियसली बात, इफ यू वांट द मिनिमम आंसर, योर डिनोमिनेटर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। और ये कब होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब हो रही होगी? जब सोर्स दूर जा रहा हो। सोर्स दूर जा रहा होगा उस वक्त हम प्लस यूज करेंगे एंड वील गेट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। खैर, अगर कोई बच्चा माइनस करके देखेगा और फिर प्लस करके देखेगा तो उसको पता चल जाएगा माइनस के साथ आंसर बड़ा आ रहा है, प्लस के साथ आंसर छोटा आ रहा है, इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए प्लस यूज करें। एंड ऑल्सो इट मेक्स सेंस बिकॉज ग्रेटर द डिनोमिनेटर लेसर द आंसर। ठीक है, सो टू फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी द फॉर्मूला शुड यूज अ पॉजिटिव साइन इन द डिनोमिनेटर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ you will need to tell me, I'll ask you guys कि what is FS, what is V and what is everything. So जल्दी से मुझे बता दें इस फॉर्मूले में FS कौन है, जल्दी से बताएं। सिंबल्स के मतलब तो पता होगा। 951 hertz 9 फ्रीक्वेंसी, FS का मतलब sound होता की है frequency। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स which is 951 hertz, करेक्ट। मुझे बताएं FO का क्या मतलब होता है, FO का क्या मतलब होता है? frequency of observer। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। एमिट इतनी हो रही है, सोर्स इतनी फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है हर सेकंड में, 951 वेव्स निकाल रहा है सोर्स, लेकिन ऑब्जर्व कितनी हो रही है वो चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है सोर्स करीब आ रही है दूर। ठीक है, ओके। और V किसके लिए यूज हो रहा है और VS किसके लिए यूज हो रहा है? के बाद आप मुझे बताएं V का मतलब क्या है, V और VS में क्या फर्क? Sir, I don't know. जी बुशरा बता। सर V is speed of sound in air और VS होगा the speed of the source। Very good, very good. Speed of sound in air. This is speed of source. Source अपनी भी तो speed से move कर रहा है, आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, वो speed of the source है, ठीक है? So I think we can now put in the values. It's easy question. We should have only known the formula. Okay. तो FS हमें दिया हुआ 951, speed of sound in air हमें दी हुई है 330 upon again 330 plus what is the speed of the source given? It is 12 meters per second. See, the source moves with the speed of 12. And from here we'll get the answer. We need to round it off to 3 significant figures this time, not 2. Normally we round it off to 2 significant figures. 3 में जब आप इसको round off करेंगे, you will get the answer 918 hertz. Got this question? Any problem? No, sir. Okay, part B is a very good question, and it's extremely good question. Not just a good question, extremely good question. क्योंकि ये पहले इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, yes. अच्छा जी, अब इसको एक दफा पढ़ लें, फौरन से पढ़ लें भाई, फौरन से पढ़ लें इस क्वेश्चन।
थोड़ी सी मैथ्स यूज हो रही है। जी भाई पढ़ लिया, क्या पूछ रहा, क्या है क्वेश्चन? सिर्फ मुझे क्वेश्चन समझा दें, मैं खुश हो जाऊँ। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन समझा दें? जी क्या कह रहा है क्वेश्चन? लो नहीं, दूसरा आपको भी क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है बिफोर आंसरिंग, वरना आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आप क्वेश्चन की समझ आ रहा है अंग्रेजी। इसमें आई थिंक यही होगा कि मैक्सिमम और मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे एंड देन उनके टाइम पीरियड निकालना है, द डिफरेंस। यार यहाँ पे पूछा है, देखिए। ओके ओके, अब मैं बताता हूँ। लक्ष्मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस क्वेश्चन? इसमें वो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल पूछ रहा है ऑब्जर्वर ने जो हेयर किया, और उसने ये वेरी कुछ गुड, ऐसे। वेरी गुड। किसी को समझ नहीं आ रहा पार्ट बी का सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, ये अच्छी निशानी है। इसका मतलब एक क्वेश्चन मुश्किल है। देखिए मैंने खुद बोला था ये मुश्किल सवाल है, ये सवाल मुश्किल है, इसको समझना आसान। इसलिए प्लीज जब भी कोई सवाल आए पहले तो दिक्कत करें क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आंसर तो बात की बात, वरना वो तो आप मार्किंग की से देख के बोल देते हैं अच्छा हाँ मैं भी यही आंसर करता। लेकिन क्वेश्चन का खुद से मेरिट पे समझना इज अ वेरी गुड अचीवमेंट, ठीक है? ये आधा आंसर होता है। चल आप समझे क्या कह रहा है? कह रहा है द सर्कुलर पाथ ऑफ द सोर्स हैज अ रेडियस ऑफ 2.4। पहले तो ये देखिए, इस जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस 2.4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.4 है, ठीक है? ये भी 2.4 है, ये भी 2.4 है, सही। ये तो ये पहले तो पार्ट में ये दिया हुआ है, ओके। और क्या बोला हुआ इसके अलावा ये बोला है कि डिटरमिन द शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल बिटवीन, हमें कौन सा टाइम निकालना है? बिटवीन द ऑब्जर्वर हियरिंग द साउंड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड हियरिंग द साउंड ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मुझे एक बात बताएं, उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब मिलेगी जब सोर्स उसके बिल्कुल यहाँ पर होगा, इज दैट क्लियर? यहाँ पे सोर्स होगा एकदम नियरेस्ट, ठीक है? ऐसा है कि नहीं? जब यहाँ पर होगा उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लेट्स सपोज कह लें। और जब सोर्स यहाँ पर होगा एकदम दूर, देखो जैसे जैसे सोर्स दूर जा रहा है, जैसे जैसे सोर्स दूर जा रहा है तो उसको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम हो रही है कि नहीं? सोर्स करीब आ रहा है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इस पॉइंट के बाद सोर्स वापस से दूर जाना शुरू होगा, इसका मतलब ये पॉइंट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का पॉइंट, सही कह रहा हूँ? एंड ये पॉइंट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी का पॉइंट, ये भी सही कह रहा हूँ? ये बात पहले मुझे बताओ समझ आई कि नहीं? You approach the observer, the frequency increases. You go away from the observer, the frequency starts to decrease. So at this point, the frequency starts to increase again. मतलब ये minimum frequency है. At this point, the frequency starts to decrease again. इसका मतलब ये maximum frequency है. पहले तो ये बता दें कौन से पॉइंट पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, क्या ये बात समझ में आई है? मैं आपको दो ऑप्शंस दे रहा हूँ, आपको मुझे बताना है, ठीक है? आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस, वन इज ए, द अदर इज बी। मुझे बताएं कहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी फील होगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मिनिमम कहाँ पे होगी जब सोर्स किस पॉइंट पे होगा, ए पे या बी? बताएं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किससे है? करीब आने से और दूर जाने से। अगर ऑब्जेक्ट अवे जाना शुरू करता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, अगर ऑब्जेक्ट अप्रोच करना शुरू, सॉरी उल्टा बोल, हाँ हाँ सही बोल, अगर ऑब्जेक्ट अप्रोच करना शुरू करता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है? पॉइंट बी के बाद सोर्स अप्रोच करना शुरू कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम बढ़ी हुई है, सही है? लेट्स से
या फ्रीक्वेंसी है मैक्स, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस पूरे पार्ट में ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और इस पूरे पार्ट में फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों है इस पूरे पार्ट में फ्रीक्वेंसी कम, बताएं। हेलो भाई, एम आई ऑडिबल और नॉट? ये देखो, ये 2 मार्क का सवाल है, इसके लिए वो नहीं कर लेना। मेरी आवाज तो आ रही है ना? अब सुने, देखो ये आधा पार्ट वो है जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है, ये हाफ पार्ट वो है जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है क्योंकि वो उससे अवे जा रहा है। जब भी अवे जा रहा है फॉर्मूले में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जब भी अप्रोच करता है फॉर्मूले में आता है नेगेटिव। सही है, तो ये शो कर रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये वाला पार्ट। जब सोर्स इस पाथ पे था वो शो कर रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कितना कितना साइकिल है, सर्कल का हाफ साइकिल है। तो हमें देखना पड़ेगा इस पूरे सर्कल में जो हाफ सर्कल को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, हाफ सर्कल को ट्रेवल करने में सोर्स को कितना टाइम लग रहा है, वो है टाइम इंटरवल बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इस पूरे सोर्स का जो एक कंप्लीट चक्कर है उसको कितना टाइम लग रहा है, फिर उसको हाफ कर दो। तो हम यहाँ से देखेंगे सोर्स को एक सर्कल में कंप्लीट राउंड लगाने में कितनी टाइम लग रहा है। तो उसका फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सोर्स एक चक्कर में, 2 पाई आर पूरा सरकमफेरेंस, डिवाइडेड बाय उसका जो स्पीड है सोर्स की वो कितनी है, सोर्स की स्पीड कितनी है वो हमें दी हुई है 12। सही कह रहा हूं? तो यहां से तो आ जाएगा पूरे सर्कल का जो टाइम है वो कितना है, पूरे सर्कल को घूमने में सोर्स को कितनी देर लग रही है वो टाइम आएगा। अगर हम वो टाइम देखें तो वो टाइम आ रहा है आई थिंक 1.26 है ना, 1.26 सेकेंड। ये तो वो टाइम है जो सोर्स को पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में लग रहा है। और इस कंप्लीट सर्कल में आधा टाइम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आधा टाइम मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब जब वो स्विच कर रहा है मैक्सिमम टू मिनिमम उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 0.63। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के दरमियान कितना टाइम है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब तक था, जब वो सर्कल इस साइकिल में था और मिनिमम इस साइकिल में था। तो हमने देखा कि सोर्स को आधा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 0.63 सेकेंड। इज दिस क्लियर? तो ये था 2 मार्क का क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, वो अगेन ये भी रट्टा है, फ्री के मार्क है। सम ऑफ currents entering point, sum of currents entering a point must be equal to sum of currents exiting the same point। ठीक है, किसी पॉइंट पे जितना करंट एंटर होता है उतना ही लीव करेगा। ये है पहला लॉ ऑफ किरचॉफ। और इसको दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है, सम ऑफ ईएमएफ्स अराउंड अ क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ पीडीज। और वो कौन सा, उसको लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। ओके, पार्ट बी में देखिए, ये हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है। आए जरा इसका भी रिकैप कर लें। ये जो चीज है वो कहलाती है ईएमएफ। क्या कहलाती है? ईएमएफ। मैं 4 बजे फ्री होऊंगा, ठीक है? सही, ओके। अच्छा जी, तो ये चीज कहलाती है ईएमएफ, ये कहलाती है इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसके दरमियान अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है ये कहलाती है वोल्टेज ड्रॉप। और फिर आप ईएमएफ में से वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर दो तो जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये बातें याद है आपको? ये बैटरी की एक्चुअल ईएमएफ है और ये अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, इस इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज का ड्रॉप आया है उसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। और इन दोनों को माइनस करने के बाद जो जो
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, देखिए मैं तो यहाँ काफी सारा ओके जी, सो मैं जरा सा रिकैप दे देता हूँ। आई थिंक वी गॉट डिस्कनेक्टेड। और वो ये बता रहा था कि डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये वाली ब्रांच में 1.5 एम्पेयर का करंट क्यों जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं सर, नो। अच्छा देखिए, बैटरी से कितना करंट आ रहा है? 3.6 एम्पेयर। अग्रीड, बैटरी से 3.6 एम्पेयर आ रहा है। और रेजिस्टर को कितना करंट मिल रहा है नीचे वाली ब्रांच में? 2.1 एम्पेयर। इसका मतलब जो बच गया 3.6 माइनस 2.1 एम्पेयर, वो किसको मिलेगा? वो बल्ब को मिलेगा 1.5 एम्पेयर। इज दिस क्लियर? हेलो, जी सर। ठीक है बुशरा, आप समझ में आया कि बल्ब को 1.5 एम्पेयर जी क्यों जी। मिल रहा है? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है ओ लेवल्स वाली, ठीक है। और ये बेसिकली आपने यूज किया है, ये आपने यूज किया है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जो आपको पता भी नहीं था। ओ लेवल्स में भी हम ये करते हैं कि बैटरी से अगर 3.6 एम्पेयर जा रहा है तो नीचे वाली ब्रांच को 2.1 एम्पेयर मिल रहा है, मतलब इस ब्रांच को 1.5 एम्पेयर मिल रहा है। ओके, अब इस क्वेश्चन में अच्छा ये बात समझ में आ गई, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह क्या बता रहा था मैं, वो सुनने में आया था? मैं ये कह रहा था कि देखिए ये ईएमएफ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। और जो बच जाता है, जो बल्ब को मिलेगा इधर और जो रेजिस्टर को मिलेगा इधर, वो क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सर्किट को जो मिलता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ऑलराइट, एनीवेज, ये ग्राफ किस चीज का ग्राफ है? ये बल्ब का ग्राफ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखें ये बल्ब का ग्राफ, ठीक है। और बल्ब को करंट कितना मिल रहा है हमें पता है, बल्ब को करंट मिल रहा है 1.5 एम्पेयर्स। तो मैं 1.5 एम्पेयर्स पे जाऊंगा और जाके देखूंगा कि बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी होती है अगर बल्ब को 1.5 एम्पेयर्स का करंट मिल रहा, ठीक है। देखिए मैंने ये स्केल यूं यूज करा और स्केल को मैं वर्टिकल करूंगा और जाके देखूंगा कि 1.5 एम्पेयर्स पे व्हाट इज द रेजिस्टेंस दैट द बल्ब ऑफर्स, ठीक है। तो कितनी आ रही है भाई, वोल्टेज कितनी आ रही है? इसका मतलब अगर बल्ब को 1.5 एम्पेयर का करंट मिल रहा है तो इट इज 2 boxes to the right of 4. How much is this voltage? Can somebody read it? Is this 4.2 or is this 4.4 volts? How much is this? 4.4. 4.4. I think मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी हमारे पास। Okay, can you see my screen now? Yeah. It's 4.4 volts. All right. So that means the bulb is getting 1.5 amperes current, and how much of voltage is the bulb getting? It is getting 4.4 volts. Agreed or not?
Do you agree that the Yes, sir. bulb is connected across 4.4 volts right now according to the graph? If the bulb is across 4.4 volts, that means the resistor is also across 4.4 volts. Why? Because they are connected in parallel. And that also means that the terminal potential difference, that means that the voltage that the circuit gets is also 4.4 volts. यहाँ तक बात सही है? मैं यहाँ लिख सकता हूँ EMF minus voltage drop is what the circuit gets. So we know that the circuit is getting 4.4 volts and EMF provided by the manufacturer is 12 volts. So I can easily find out the voltage drop. Do you agree or not? I can easily find out the voltage drop. So that means the drop is of how much? 12 minus 4.4. What do we get? We get 7.6 volts. यहाँ तक बात clear है? What is the voltage drop inside the battery? 7.6 volts. कोई मसला है यहाँ तक? Hello? देखो एग्जामिनर में सॉरी मैन्युफैक्चरर ने प्रॉमिस किया था 12 वोल्ट मिलेगा, लेकिन अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ड्रॉप हुआ और सर्किट को कितना मिल रहा है? 4.4 वोल्ट्स मिल रहा है सिर्फ, क्योंकि बल्ब को 4.4 मतलब रेजिस्टर को भी 4.4 पैरेलल में लगे हुए हैं. इसका मतलब द सर्किट इज गेटिंग नॉट 8.8 रादर 4.4 वोल्ट. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. तो अगर मैन्युफैक्चरर ने 12 वोल्ट प्रॉमिस किया था और मिल 4.4 रहा है, इसका मतलब ड्रॉप कितने का आया? 7.6 का आया. अग्रीड और नॉट? Yes, और sir. अगर वोल्टेज ड्रॉप 7.6 वोल्ट्स है, वोल्टेज ड्रॉप खुद किससे मिलके बना है? करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस. We know that the current in the battery is 3.6 multiplied by R equals to 7.6. यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी 7.6 upon 3.6 and we'll get internal resistance. ठीक है? और अगर आप लोग रटा रटाया फॉर्मूला करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है. देखें, इसका रटा रटाया फॉर्मूला ये है, E minus IR equals to IR, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, या फिर E is equals to IR circuit plus internal resistance. ये फॉर्मूला आप चाहें तो रट भी सकते हैं, मेमोराइज करना. इसमें E कौन है? E मैन्युफैक्चरर की बैटरी की वोल्टेज है 12. I कौन है? सर्किट का करंट 3.6 एम्पीयर जो सर्किट के लिए बैटरी से निकल रहा है. सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है? मुझे नहीं पता सर्किट की रेजिस्टेंस, ना ही मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस पता है. ठीक है, तो मैं यहाँ से तो अभी फिलहाल नहीं कर रहा. ओके, अब पहले पार्ट में क्या निकालना था? डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप. लैंप की रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? Resistance of the lamp will be voltage upon current. Voltage of the lamp is 4.4. Current of the lamp is 1.5. Basic O levels का formula R is equal to V upon I. What is 4.4 upon 1.5 equal to? 2.9. 2.9 ohms. That is correct. ठीक है, तो बच्चों वाला सवाल था. Part 2, determine the internal resistance of the battery. तो वो यहाँ से आ जाएगी. सही है. कैसे आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस? आप बोलेंगे सर EMF minus IR voltage drop is basically terminal potential difference. EMF is 12 volts, I is 3.6. This whole thing is voltage drop. ठीक है, this whole thing is what? Voltage drop equals to 4.4. यहाँ से R का आंसर आ जाएगा 7.6 upon 3.6 और वो कितना होता है? 2.1. Understood this? Last part, the internal energy of stored in the battery is 470. ये बहुत ही अच्छा सवाल है. देखो, हर क्वेश्चन का आखिरी पार्ट मुश्किल होगा भाई. ठीक है, 2 मार्क का 1 मार्क का, ये वो क्वेश्चंस हैं जो थ्रेशोल्ड भी गिराते हैं. ठीक है, यहाँ तक का मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग सीख के करें, लेकिन जो आखिरी पार्ट्स होते हैं या जो इस तरह के पार्ट्स होते हैं वो उसमें मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा कि आप लोग अच्छा करें. ये वो क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड फुल मार्क्स के ऊपर नहीं होता, कम पर होता. ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट डू दीस क्वेश्चंस. हाँ, इसमें अटेम्प्ट जरूर करने का फॉर्मूला लिख लो. ठीक है, ओके. कह रहे ये जो बैटरी है ये बेसिकली चार्ज स्टोर करती है. सही है.
Assume that the EMF and the current in the battery do not change with time. Calculate the time taken for the energy stored in the battery to become 240. भाई कह रहा है इनिशियली इसमें कितना चार्ज स्टोर था 470 किलो जूल्स, और कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ऑब्वियसली एनर्जी बैटरी की खत्म होती जाती है, एक वक्त आता है बैटरी खत्म हो जाती है। बट बैटरी खत्म का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो चार्ज स्टोर था अब वो खत्म हो चुका है। तो 470 से कम होते होते 0 होगा, एक वक्त आएगा कि 470 से कम होते होते 240 किलो जूल्स रह गए, ठीक है। लेकिन करंट अभी भी वो पूरा निकालती है। करंट का ताल्लुक है रेजिस्टेंस से, सर्किट की रेजिस्टेंस वही है, तो करंट उतना ही निकाल लिया। इसने बोला है कि भाई करंट है ना वो डू नॉट चेंज विद टाइम, करंट चेंज नहीं हो रहा बैटरी का, करंट उतना ही निकाल लिया। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ चार्ज। कह रहे बताओ ये चार्ज को बैटरी में 470 किलो जूल से कम होते होते 240 होने में कितना टाइम लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, होता है कि नहीं। EMF is basically work done per unit charge या energy per unit charge, ठीक है। और हमें पता करना है कि जो है वो इनिशियल एनर्जी स्टोर, अच्छा सॉरी ये चार्ज नहीं है एनर्जी है, सॉरी ये चार्ज नहीं है, व्हाट इज इट, ये एनर्जी है, जूल्स में दिया हुआ है एनर्जी, ठीक है। और हमें टाइम निकालना है, तो मैं Q को फर्दर ओपन कर सकता हूँ, EMF इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन Q की जगह लिख सकता हूँ IT, ठीक है। अब मुझे ये टाइम फाइंड आउट करना है, जितनी देर में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाए, एनर्जी कितनी कंज्यूम हो वो मुझे बताएं जरा आप लोग। EMF है 12 वोल्ट्स, करंट है 3.6 एम्पेयर्स लेट्स से, टाइम मुझे फाइंड आउट करना है, और एनर्जी कितनी कंज्यूम करवानी है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करानी, 470 कंज्यूम होनी चाहिए, 240 की एनर्जी कंज्यूम होने का टाइम पूछा है, या इन दोनों का डिफरेंस। क्या पूछा है, कौन सा टाइम पूछा है, एनर्जी को कम होने तक फ्रॉम 470 टू 240, 470 माइनस 240 कितना होता है 230। सो बेसिकली 230 किलो जूल्स यानी कि 230 एक्सपोनेंट 3, इतने जूल्स एनर्जी कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा वो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। टाइम को सब्जेक्ट बना लें, 230 एक्सपोनेंट 3 अपॉन 3.6 into 12 and we should get the answer। जरा देखें क्या आंसर आ रहे हैं यहाँ से। दो सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ कर दें, 230 एक्सपोनेंट 3, 230 एक्सपोनेंट 3 का मतलब 230,000 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3.6, 5324, टाइम इज 5324 समथिंग सेकेंड्स, दो में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5300 seconds। Is this question understood? थोड़ा difficult question है, but you should only know the formula very nicely, ठीक है। So I'm moving on to the next part which is part 4। Part 4 में I can see कि कुछ वायर का रिलेशनशिप दिया हुआ है और हमें किसका रेशियो मांगा है, ड्रिफ्ट स्पीड का। ड्रिफ्ट स्पीड कहाँ पे छुपा हुआ होता है, ये फॉर्मूला I is equals to NAPOE if you remember। ये करंट का फॉर्मूला याद है, इसमें I कौन होता है, I करंट है, N कौन है बाद में बताते हैं, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, Q इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड V इज ड्रिफ्ट स्पीड, ये V ड्रिफ्ट स्पीड है। अच्छा N क्या होता है, कोई बता सकता है इसमें, N इस फॉर्मूले में N क्या होता है। There are constant for a material. Yes, but what is it? इसको Number कहते of क्या है? electrons. Almost correct. It is not number of electrons, it Number is of free Number of electrons. charge. दोनों बातें सही है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट उसको तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं ज्यादातर। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब की जगह में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसका यूनिट होता है m-3।
how many electrons per unit volume, ठीक है, and this is fixed quantity, this is a fixed value for each material. कॉपर की नंबर, इसको नंबर डेंसिटी भी बोलता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स्ड है, भले कितना ही बड़ा वायर क्यों ना हो या कितना ही छोटा वायर क्यों ना हो, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़े वायर में ज्यादा होंगे, छोटे वायर में कम होंगे, लेकिन नंबर डेंसिटी भले बड़ा वायर हो या छोटा वायर हो सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये होता है पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, याद रहेगा। अब जरा यहाँ से V को सब्जेक्ट बनाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I/NaQ, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फिलामेंट वायर अपॉन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कॉपर। तो अगर मैं ये कॉपर के लिए यूज करूं, नहीं पहले फिलामेंट के लिए यूज करते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फिलामेंट वायर, उसका फॉर्मूला होगा करंट इन फिलामेंट वायर अपॉन number density of filament wire into area of filament wire into charge on electron. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। इसी तरह मैं ड्रिफ्ट स्पीड का अगर एक्सप्रेशन बनाऊं फॉर कॉपर वायर, तो कॉपर वायर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा करंट ऑफ कॉपर वायर अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर इनटू एरिया ऑफ कॉपर वायर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, बेसिक मैथ्स है, डिवाइड कर दें और कुछ रिलेशनशिप दिए हुए, ठीक है, वैल्यूज पुट इन कर लेंगे आ जाए। तो स्पीड ऑफ फिलामेंट वायर अपॉन स्पीड ऑफ कॉपर वायर शुड बी इक्वल टू I/NaQ। ये सब फिलामेंट की है, सॉरी, फिलामेंट डिवाइडेड बाय I/NaQ, ये सब कॉपर, ठीक है। अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे तो राइट साइड पे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी। अब क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, उसको कैंसिल कर दें। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, भले ये कॉपर में हो या भले फिलामेंट में हो। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन पेपर में भी दी होती है, 1.6 एक्सपोनेंट -19, ठीक है। ओके, एरिया का रिलेशनशिप दिया, बच्चा करंट सेम होगा या नहीं होगा, जरा देख के बताएं। ये फिलामेंट है, ये कॉपर है, ये दोनों कॉपर है, करंट सेम होगा कि नहीं? क्या ये सब सीरीज में लगे हुए, फिलामेंट और कॉपर वायर सीरीज में लगे हुए या सेम नहीं? होगा, सीरीज। जी, सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट सेम, करंट और करंट भी कैंसिल हो गया, फिलामेंट का और कॉपर का करंट सेम है। क्या बच गया, मैं लिख लेता हूँ, नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर एरिया ऑफ कॉपर अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ फिलामेंट इनटू एरिया ऑफ फिलामेंट। ओके, अब ये जरा यूज कर लें, टेबल में कुछ वैल्यूज यूज कर लें और आंसर आ जाएगा 2 मिनट। ओके, फिलामेंट के एरिया को A बोला है और उसकी नंबर डेंसिटी को N बोला है, तो मैं डिनोमिनेटर में एरिया को A, नंबर डेंसिटी को N, ठीक है। कॉपर के एरिया को 360A है, कॉपर का एरिया 360A है, कॉपर की नंबर डेंसिटी 2.5 N है। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, N और N, A और A कैंसिल हो गया, क्या बच गया, अब बच गया 2.5 into 360, and what is the answer? 2.5 into 360 कितना होता है? 900। 900, करेक्ट। समझ में आया? इसका मतलब ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फिलामेंट अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कॉपर इज 900। इसको मैं यूं भी बोल सकता हूँ, ड्रिफ्ट स्पीड इन द फिलामेंट वायर इज 900 टाइम्स द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। फिलामेंट की अंदर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड 900 गुना ज्यादा है कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड से। आई होप ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। इसका एक और दूसरा तरीका ये हो सकता था, आसान तरीका थोड़ा सा, लेकिन वो क्योंकि मैथमेटिकली बच्चों को चैलेंज हो जाता है, थोड़ा मैथ्स में बुरे होते हैं अगर, तो फिर मैं यही लॉन्ग रूट लेता हूँ। लेकिन अगर आप मैथ्स में आपको लगता है बेहतर है
तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और वो क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। वो है, आपने पहले फॉर्मूला लिख लिया नकवी वाला, I इज इक्वल्स टू NA, और अब आप देख लें कौन कौन सी चीजें सेम है, उसको पहले ही हटा दें, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। करंट सेम है, हटा दिया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम है, हटा दिया। और अब यहाँ से V को सब्जेक्ट बना लिया तो हो गया 1/NA। ठीक है, तो बस यहाँ से अब आप डायरेक्टली कर सकते थे। जो चीजें सेम है दोनों वायर्स की रिलेशनशिप निकालते वक्त, तो उनको यूज ही नहीं करना होता। और अब सिर्फ ये करना है, वो स्पीड ऑफ फिलामेंट वायर, अगर इसको फिलामेंट बोलता हूँ तो ये भी फिलामेंट। और इसी तरह अगर स्पीड ऑफ कॉपर, तो वो भी क्या होगी, 1/N कॉपर A कॉपर। और अब डिवाइड कर लें, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा शायद। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, और ये छोटा सा सवाल है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, सो लेट्स क्विकली डू इट। इफ यू रिमेम्बर, मैंने वीडियो लेक्चर भी भेजे हुए हैं आप लोगों को, 3 वीडियो लेक्चर्स रेडियो एक्टिविटी के, जिसमें वो कम्प्लीटली सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अगर आप वो देख लें तो ये बहुत आसान हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ए लेवल्स के, याद रखिएगा। सबसे पहले चाहे तो उसको सॉल्व कर लें, अनलेस वो किसी और चैप्टर से मर्ज होकर आएगा हो, अक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड से मर्ज हो जाता है, तो फिर मसला हो सकता है शायद आपका। ओके, तो ये कौन से एक्सपेरिमेंट है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका दूसरा नाम है गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने क्या किया था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, और हमने नोटिस किया था कि ज्यादातर अल्फा स्ट्रेट अवे चले गए थे। इसका मतलब था कि एटम ज्यादातर खाली पड़ा हुआ है, इसलिए अल्फा सारे स्ट्रेट अवे चले गए अनडिफ्लेक्टेड। बहुत कम अल्फा ऐसे थे जो टकरा के वापस आए थे और डेविएट हुए थे। उससे ये पता चला था कि उस एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और वो इतना हैवी होता है कि सारे का सारा एटम का मास उसी में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसीलिए जो कुछ अल्फा थे वो टकरा के वापस आ जाते हैं। ठीक है, जो पहला रिजल्ट है वो क्या रिजल्ट है, पहला, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पास स्ट्रेट अवे थ्रू द फॉइल, और बिल्कुल हल्के फुल्के डिफ्लेक्ट हुए। इससे ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एटम ज्यादातर खाली पड़ा हो, इससे ये पता चलता है, क्योंकि ज्यादातर को कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के डिफ्लेक्ट हुए। जो दूसरा रिजल्ट है कि बहुत कम ऐसे थे जो 90 डिग्री से भी ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब वो रिफ्लेक्ट हो गए, इसका ये मतलब है दे गॉट रिफ्लेक्टेड। यानी वो इतना जोर से वो जब टकराए ना सेंटर से, तो वो सेंटर इतना हैवी था कि उसको वापस उसने फेंक दिया। तो रिजल्ट 2 ये है कि देयर इज a positively charged nucleus. There is a positively charged nucleus at the center, and all the mass of atom is concentrated here. ठीक है, एटम का सारा मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी और कहीं कोई मास नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखें, ये डिके प्रोसेस दिखा रहा है। एक कोई एटम है, लेट्स से पी, उसको फास्फोरस बोल लो, जो भी है, वो डिके हुआ, कुछ अल्फा बीटा गैमा में कुछ निकाला, क्यू में चला गया, फिर अल्फा बीटा गैमा में कुछ निकाला, आर में कन्वर्ट हो गया, फिर कुछ डिके किया और एस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं जरा क्वेश्चन को भूल जाएं और मुझे ये बताएं कि पी ने ऐसा क्या डिके किया होगा, अल्फा या बीटा क्या डिके किया होगा कि वो क्यू में कन्वर्ट हो गया, क्या कहते हैं आप लोग? ये ओ लेवल्स में भी पूछा जा सकता था, कोई नई नॉलेज की जरूरत नहीं। जी भाई, अल्फा पार्टिकल। अल्फा, क्योंकि अल्फा का प्रोटॉन नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। तो आप देखें, प्रोटॉन नंबर में 2 की कमी हुई है और मास नंबर में 4 की कमी हुई है। ठीक है, ओके। अब इसी तरह मैं आपसे पूछूं, क्यू जब आर में कन्वर्ट हुआ होगा तो उसने क्या डिके किया होगा, अल्फा या बीटा? बीटा। बीटा नेगेटिव। ठीक है, बीटा, अब एएस में 2 तरह के बीटा है, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव डिके होता है तो प्रोटॉन नंबर जो है वो एक बढ़ जाता है, सही है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, मास नंबर रिमेन्स द सेम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जरा मैं आपको बता देता हूँ रिकैप। कि देखिए, ये न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन्स हैं
और कुछ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो जब बीटा नेगेटिव डिके होता है तो एक न्यूट्रॉन टूटता है और उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और पॉजिटिव अंदर ही रह जाता है। इस वजह से न्यूक्लियस का पॉजिटिव नंबर्स बढ़ जाते हैं, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आता है वो बीटा नेगेटिव की सूरत में आता है। और जब बीटा पॉजिटिव डिके होता है तो प्रोटॉन टूटता है इनटू अ न्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बाहर आ जाता है जिसको बीटा पॉजिटिव बोलते हैं, और न्यूट्रॉन अंदर एक बढ़ जाता है, प्रोटॉन नंबर की कमी हो जाती है, ठीक है। सो व्हेन प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस दैट्स अ बीटा नेगेटिव डिके, ऑलराइट। तो देखिए बीटा नेगेटिव डिके हुआ होगा और इसी वजह से बीटा नेगेटिव या नॉर्मल बीटा इसी को बोलते हैं, उसकी वजह से प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो गया, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं। अब ये क्या बोल रहा है, हमें पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि S जो है वो एक आइसोटोप है P का। आइसोटोप में कौन से नंबर सेम रहते हैं? प्रोटॉन नंबर सेम रहते हैं और मास नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर P और S प्रोटॉन एक दूसरे के आइसोटोप है तो S का प्रोटॉन नंबर क्या होना चाहिए? 84 P और सॉरी 84 S का 84, करेक्ट। क्योंकि भाई प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए, P और S आइसोटोप्स हैं। और मास नंबर अपनी मर्जी से मैं नहीं लिख सकता, ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। ये तो 84 हो गया। न्यूक्लियॉन नंबर जो कि मास नंबर होता है उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि अब आप मुझे जरा एक बात बताएं। ये लक्ष्मी आप बताइएगा, ठीक है। लक्ष्मी मुझे बताओ कि अगर RS में कन्वर्ट हुआ है, उसका प्रोटॉन नंबर एक बढ़ गया है, तो उसने अल्फा डिके किया होगा या बीटा डिके किया होगा? जी लक्ष्मी, जब प्रोटॉन नंबर एक बढ़ता है तो वो क्या होता है? अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है? बीटा डिके होता है। जी बीटा डिके होता है। और बीटा डिके में मास नंबर पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे बीटा डिके हुआ है, यहाँ पे भी बीटा डिके हुआ है, प्रोटॉन नंबर एक बढ़ गया, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं। इसी तरह यहाँ पे भी अगर बीटा डिके हुआ है, कैसे पता चला? क्योंकि प्रोटॉन नंबर एक बढ़ा है, इसका मतलब मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मास नंबर होगा 214। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ आया? जी सर। जी भाई लक्ष्मी, समझ में आया आपको? जी सर। ओके अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, एंड देन वी एंड द क्लास। ओहो 13 हो गया। द क्वार्क कंपोजिशन, अगर आपको याद हो, प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन होती है अप अप डाउन, और न्यूट्रॉन की क्वार्क कंपोजिशन होती है अप डाउन डाउन। और ऐसी साइड नोट बता रहा हूँ, अप का चार्ज होता है +1 अपॉन कितना होता है, कितना होता है मैं भूल गया, +2/3Q, और होता है नया PQ, ठीक है। हाँ यही बात। ओके तो कह रहे भाई ये जो Q आपका R में कन्वर्ट हुआ है, बेसिकली Q R में जो कन्वर्ट हुआ है वो बीटा नेगेटिव से हुआ है। डिस्क्राइब दिस चेंज टू द कोर कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियॉन। तो बेसिकली जब बीटा नेगेटिव डिके होता है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। सही कह रहा हूँ? जब जब बीटा नेगेटिव डिके होता है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो कोई क्वार्क कॉम्पोजिशन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है क्वार्क से मिलके नहीं बना। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल आल्सो कॉल्ड लेप्टॉन। बट न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन। तो मैं यहाँ इसका आंसर क्या होगा? अप डाउन डाउन, क्वार्क कन्वर्ट्स इनटू अप अप डाउन। ये आंसर है। और चाहे तो यूं भी लिख सकते हैं आंसर, जो चीजें इनमें सेम है उसको ना लिखें, जैसे अप और अप सेम है, एक डाउन और एक डाउन सेम है। इसका आंसर यूं भी लिख सकते हैं, a down chord converts into an up chord. Both answers are correct. A very repeated question this is. Last part. ठीक है? Is it understood? जी Yes सर। sir. Well, that's it for today. I'll see you in other class. अच्छा next week की जो classes हैं वो फ्राइडे सैटरडे को नहीं होंगी, मैं उससे पहले ले लूंगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ, रीजन है आई एम